हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी को लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि अनंत रेखी आवेश के कारण जो आवेशित एक अनंत रेखी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अनंत विस्तार के आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आवेशित गोली कोश के कारण आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपने पहला सवाल हमारा आज का पहला ये है कि एक अपरिमित विस्तार के लिए पहला क्वेश्चन है कि एक अपरिमित विस्तार के लिए सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 cm दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस फार्मूला बेस्ड सवाल है। विस्तार का सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है, यानी हमको क्या पता है लैम्डा 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर, मतलब हुआ है 2 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। वायु में दूरी हमारा जो r है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी इसको हम मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पूछा है, ये पता करना। तो हम जानते हैं कि सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, उसको मतलब वो है सुटेबल बनाने के लिए। तो इसका मान हम जानते हैं ये होता है y के लिए ε0 है। 2 लैम्डा की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁶, और नीचे r है, r की वैल्यू क्या है 20 × 10⁻2। तो यहाँ पे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, और ये 2 पावर से 2 पावर कट जाएगा, 4 हो गया, 2 दहाई में 20 हो गया, 10 से 1 पावर कट जाएगी 10⁸ हो जाएगा। तो 9 × ये 8 में से 4 घटेगा, यहाँ 2 भी है, 2 × 10⁻⁴, तो 9 × 18 हो जाएगा × 10⁻⁴, या इसी को लिख सकते हैं 10 में 8 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो ये फार्मूला बेस्ड था। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये आप लगा ही सकते हैं। तो परीक्षा में जो है ये फार्मूला बेस्ड ही पूछ सकता है। अब इस फार्मूले में क्या है कि कभी कभी क्या रहेगा लैम्डा r दिया रहेगा, ये पूछेगा। कभी कभी e दिया रहेगा, r दिया रहेगा, लैम्डा पूछ लिया। कभी कभी e लैम्डा दिया रहेगा, r पूछ लेगा, मतलब घुमा फिरा के यही करेगा। तो आप फार्मूला याद रखिए कौन इसमें क्या है, और आप आंसर कैलकुलेशन मजबूत रखिए, आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 राशि ज्ञात है, कभी लैम्डा पूछेगा, कभी r, कभी e, 3 में से कोई 2 दे रखेगा। ठीक है, कभी कभी लैम्डा डायरेक्ट ना दे करके इस तरह से दिया रहेगा कि
यह लंबाई का तार है, उस पर इतना चार्ज है, Q चार्ज है और ये लंबाई का तार है, तो उसमें हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा। है कि लैम्डा क्या है, क्योंकि इस फार्मूले में लैम्डा है, कहेगा कि यह लंबाई का तार है और उस पर Q चार्ज है, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो इस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है थोड़ा अच्छा है कि लैम्डा 1 रेखीय आवेश घनत्व वाले, दूसरा है कि लैम्डा 1 रेखीय आवेश घनत्व वाले, रेखीय आवेश घनत्व वाले एक अनंत विस्तार के, एक अनंत विस्तार के एक समान आवेशित तार से एक समान आवेशित तार से स्मॉल d दूरी पर उसके समांतर एक अन्य, उसके समांतर एक अन्य लैम्डा 2 रेखीय आवेश घनत्व वाला, रेखीय आवेश घनत्व वाला आवेशित तार रखा गया, आवेशित तार रखा गया है। दूसरे तार पर प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए। दूसरे तार पर प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए। प्रति एकांक लंबाई पर क्या बल ज्ञात कीजिए और कैसा बल होता है। जाहिर सी बात है दोनों पे प्लस ही चार्ज है। अब जैसे ये एक तार है जिसका ये प्लस 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 इस पे है, और एक दूसरा तार है d दूरी है दोनों के बीच, इस पे भी लैम्डा 2 है लेकिन इस पे भी प्लस चार्ज है। दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, यही ना, प्रति एकांक लंबाई पर, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है। हालांकि हम तो फोर्स निकाल लेते क्योंकि इस पे चार्ज पता है, तो चार्ज तो हमें Q1 Q2 रूप में दिया नहीं, अनंत विस्तार का है, क्या है, अनंत विस्तार के हैं। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया है, और हम लोग डायरेक्ट फार्मूला वो बिंदु आवेश कूलम्ब का नियम भी नहीं लगा सकते क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो बिखरा हुआ है, बिंदु आवेश रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के कारण इसका ये घनत्व पता है, इस पे कितना, इस पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये इसके कारण ये जो है रेखीय एक अनंत विस्तार के एक समान आवेशित तार, तो लैम्डा 1 रेखीय आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के तार के कारण d दूरी पर स्थित लैम्डा 2 रेखीय आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E बराबर क्या होता है हम जानते हैं, 1/4πε0 2 लैम्डा 1, इसके कारण है ना,
और कितनी दूरी पे है, λ2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके इधर प्लेट के लंबवत होती है ना, इस डायरेक्शन में होगी। तो जाहिर सी बात है इसके कारण जो इस पे फोर्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग बिंदु आवेश पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, क्योंकि जो फोर्स वाला फार्मूला लगेगा F बराबर ये वाला फोर्स जब लगता है QE, तो यहाँ पे चार्ज तो बिखरा हुआ, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक पॉइंट चार्ज लें। मान लें कि dl दूरी पर पॉइंट चार्ज क्या है, dq। तो जाहिर सी बात है dl दूरी पे हम ले लेते हैं कि माना इस तार का एक dl सेगमेंट ले रहे हैं, खंड ले रहे हैं, जिसपे चार्ज क्या है, dq। तो जाहिर सी बात है लैम्डा बराबर जो होता है dq अपान dl होता है, तो वो चार्ज dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। तो अब इसके कारण इस पे लगने वाला बल यानी λ1 के कारण dq पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, हो जाएगा F बराबर हो जाएगा dq इंटू E। तो जाहिर सी बात है अब dq क्या है, dq हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सेगमेंट लिया है, तो इसका रेखीय घनत्व क्या है, λ2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, λ2। तो dq की जगह हम लोग लिख सकते हैं E इंटू λ2 dl। अब इसी dl के कह रहा है कि एकांक लंबाई पर, तो एकांक लंबाई पे क्या मतलब है, उसी dl से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, E λ2। तो E की वैल्यू हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ1 d है, और ये λ2। ये फोर्स जो है वो आएगा, और ये फोर्स क्या होगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षण का बल होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। यानी इस तार के कारण इस तार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d दूरी पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम निकाल लेंगे। अब जानते हैं कि फोर्स का एक फार्मूला जानते हैं, F बराबर QE। तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम एक लाइन सेगमेंट लेने की, मान लीजिए dl पे जो चार्ज है वो dq। तो अब उस dq चार्ज पे इसके कारण लगने वाला फोर्स हो जाएगा F dqE। तो एकांक लंबाई पे इसके तो ही dl से भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, E λ2, dl हट गया तो E की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का चीज़ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र वाले में पढ़ेंगे कि दो धारावाही समांतर तार हैं, उसमें I1 I2 तार धारा दे रही हैं, तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप उनके कारण एक दूसरे पे लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, और उसके प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल लगता है, कि बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि इसके कारण यहाँ पे क्षेत्र निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लीजिए, उसका मान लीजिए 4 dq है, तो उसके कारण इस क्षेत्र के कारण dq पे कितना फोर्स लगता है, तो ये। और जानते हैं कि dq की जगह हम लोग ये पूरा डिफिनीशन से ये लिख सकते हैं, और फिर हम लोग बल कितना लगेगा, तो E λ2 dl है, तो एकांक लंबाई पे तो dl से भाग दे देंगे, जो आएगा E की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगी। चलिए इसका तीसरा सवाल क्या है, चलिए तो इसके तीसरे सवाल देखते हैं कि कौन सा है। क्यों वहाँ पे हमने dl dq लिया, क्योंकि जो फोर्स कूलम लॉ है वो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। चलिए तीसरा एक सवाल है, कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चारों ओर
चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व, यदि रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया है, 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.0 10⁻31 kg और ई की वैल्यू जानते हैं 1.6 - 19 कूलाम। तो क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा। तो एक अनंत रेखीय आवेश है, सभी पॉजिटिव है, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन है। ये त्रिज्या कितनी है, 0.1 मीटर। रेखीय आवेश घनत्व इतना है, मतलब लैम्डा दे रखा है 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो जाहिर से एक चीज यहाँ पे देखना है कि इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि तो फोर्स कैसे निकलेगा, पहले इसके कारण इस इतनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और तीव्रता से इसके चार्ज से गुणा कर देंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। और ये इसके चारों ओर घूमता है। तो कोई भी चीज़ जब वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसे वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए एक अबकेन बल की आवश्यकता होती है। तो अबकेन बल मिलेगा कैसे, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही इसको वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए अबकेन बल प्रदान करता है। अबकेन बल कोई नया बल नहीं है, तो सरते इसके बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन वाला, वही अबकेन बल का काम करेगा। तो पहले हम करेंगे कि अनंत रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन मतलब पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या हम इसके कारण इतनी दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो हमें फोर्स निकालना है, तो तीव्रता इसकी इतनी दूरी पर और इसके आवेश से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि अनंत रेखीय आवेश के कारण 0.1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या हो जाएगी, तीव्रता हम जानते हैं कि 1/4πε0 होती है 2 λ/r। तो चूंकि तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ × 2 और लैम्डा की वैल्यू दे रखा है कितना 10⁻⁶, और यहाँ पे r की वैल्यू है 0.1। ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के कारण अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूम रहा है तो उस पर इसके कारण बल लगेगा। तो इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, Fe × E माइनस बता रहा है कि आकर्षण बल है। QE होता है ना, Q की जगह यहाँ पे E है, Q की जगह यहाँ पे क्या है, E है। तो फोर्स हो जाएगा हमारा E की वैल्यू कितना है 10⁹ 2 × 10⁻6 और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और नीचे क्या है 0.1।
अब जाहिर सी बात है कि यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता जो विद्युत बल से प्राप्त होती है। जो विद्युत बल हमें नहीं मिला उसी से विद्युत बल से प्राप्त होगी। तो जाहिर सी बात है विद्युत बल से प्राप्त होगी। तो इस सवाल को हम लोग मिटा देते हैं, हालांकि आप पॉज करके इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देता हूँ। तो इसमें क्या है जानते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, हाफ mv²/r इंटू एफ, यही ना होता है। तो वहाँ v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v है। r क्या है, ये वृत्ताकार की रेडियस है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, या m लिख सकते हैं। तो क्या है ये 9.0 × 10⁻31 और v² में पता करना। r हमारा ये मालूम है और f की वैल्यू हमारा यहाँ पे आई हुई है। क्या है, 9 × 10⁻9 गुणे 2 × 10⁻6 गुणे 1.6 × 10⁻19 और ये 0.1 हाफ mv²/r। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 31 पावर यहाँ पे आ जाएगी, v² है। तो ये 9 पावर कट जाएगा तो 10 से 16 पावर हो जाएगी, 10⁻16। आगे 2 गुणे है, फिर गुणे 1.6 है। भाई 19 में से 9 गया, 10 बचा, 10 - 16 और नीचे 31 है, 10⁻31। आइए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 × 10 के घाते ऋण 16, 1.6 गुणे 31। 31 में से 16 घट जाएगा तो 15 बचेगा, है ना। तो v² बराबर हो जाएगा 16 × 32, 3.2 गुणे 10 के घाते 15। या इसको लिख सकते हैं v² ये 32.1 ये हो जाए 10⁻14। अब इसी का वर्गमूल ले लेंगे, ये 7 पावर तो बाहर आ जाएगी। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो 5.625 और ये 14 है, आधा हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। ये आंसर आप √32 का मान निकाल लीजिए, √32 का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकाल के लिए। तो इस तरह लगाएंगे। अब इस रेखीय आवेश के कारण इतनी दूरी पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इस क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो उसके कारण इस पर बल लगेगा। वही बल इसको वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। जैसा कि आप लोग 11th पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ जब वृत्ताकार पे घूमती है तो उसको चलने के लिए एक अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए, तभी वो घूम सकती है। अभिकेंद्र बल अगर नहीं लग रहा है तो वो सीधे मार्ग पे चली जाए। तो अभिकेंद्र बल यहाँ पे यही अट्रैक्शन फोर्स जो हो रहा है इनके बीच वही प्रदान करेगा। और अभिकेंद्र बल का हम लोग जो फार्मूला प्राप्त किए थे वो हाफ mv²/r, r उस रेडियस पे जिस पर घूम रहा है, v इसकी चाल है, m इसका द्रव्यमान है, ये फोर्स है। इक्वेट कर देंगे, हल कर देंगे, ये आएगा। तो आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं।
तो हमारा जो चौथा सवाल है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत, एक अनंत विस्तार के अचालक परत के एक सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलाम आवेश है। परत के निकट y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परत के निकट y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं कि एक अनंत विस्तार के आवेशित अचालक परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अनंत विस्तार के आवेशित अचालक परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। यही है। तो एक सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल में इतना आवेश है, तो हमें सिग्मा चाहिए। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो हमें क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। तो जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? ये 17.70 माइक्रो कूलाम है, तो -6 कूलाम हो जाएगा। एरिया है, ये सेमी स्क्वायर है। 1 सेमी को अगर मीटर में बढ़ लेंगे तो 10⁻² से गुणा करेंगे, फिर 1 सेमी को बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 गुणे 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई सेमी गुणे सेमी तब ना सेमी स्क्वायर है। तो 1 सेमी को मीटर में बदलोगे 100 से भाग दोगे, यानी गुणा किससे करना है? 10⁻² से, यानी ऊपर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा। फिर 1 सेमी को बदलना है तो भी पावर 2 हो जाएगी। तो यानी इसका मतलब है ये 4 हो जाएगा। ऐसा बहुत बार आया होगा, आप लोग जानते हैं। 1 कूलाम मीटर स्क्वायर। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा 2 तो आएगा क्या? 7-2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये सिग्मा की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे रख दीजिए। तो E बराबर सिग्मा की वैल्यू आए 770 10⁻⁻6, और यहाँ पे 2 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.5 गुणे 10⁻12 होती है। अब इसे भाग दे दीजिए। देखिए 2×5 = 10, 2×16 = 17, 2×17, मतलब ये पूरा इसे कैंसिल हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव भी है, तो बचा कितना? ये 12 है। ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, गुणे 10⁻6 हो जाएगा। तो 6 कट जाएगा, तो E बचेगा 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। कितना आएगा? 10⁻6। सही है। ये 10⁻, सिग्मा की वैल्यू क्या है? 10⁻−2, सॉरी। तो ये 12 है, ये 2 हो जाएगी तो 10 हो जाएगा सर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला बेस था, लेकिन यहाँ पे सिग्मा डायरेक्ट ना दे करके Q और A अलग अलग दिया था। इसी तरह से लैम्डा में हमने बताया था, हो सकता है QL अलग अलग दे तो इसको हम लैम्डा निकालें। बस हम इसका मान हमें ऑलरेडी पता होता है, कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा जल्दी से।
स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिर्फ वैल्यू पता हो, ये सूत्र याद है, मान रखना। सिग्मा डायरेक्ट ना दे के इस रूप में दे रखा था, तो ये सब थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आप लोग इसका थ्योरी तो पढ़ ही रखे हैं। चलिए पाँचवा, पाँचवा सवाल ये है कि धनावेशित अनंत विस्तार की, धनावेशित अनंत विस्तार की एक परत पर प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम दिया क्षेत्रफल पर एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश घनत्व विद्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश घनत्व विद्यमान है। परत के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। परत के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? ठीक, तो ये सवाल है। करा धनावेशित अनंत विस्तार के एक परत पर प्रति वर्ग क्षेत्रफल एंगस्ट्रॉम, यानी कि उसका जो प्लेट है उसकी जो लेंथ है एक तरह से स्क्वायर टाइप का है, और वो लेंथ उसकी क्या है? एक एंगस्ट्रॉम है। तो प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम मतलब है कि एंगस्ट्रॉम इंटू एंगस्ट्रॉम उसकी एरिया हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन है, उस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश घनत्व विद्यमान है। तो परत के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र का, तो समीप क्या होता है? परत के विद्युत क्षेत्र समीप क्या होता है? ये हम जानते हैं, होता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो जाहिर सी बात हमें यहाँ सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा दिया है एक इलेक्ट्रॉन क्यू बाई होता है ए, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एरिया एंगस्ट्रॉम इंटू एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 10 गुणे 10 टू पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम प्रति वर्ग एंगस्ट्रॉम क्षेत्रफल है। तो एंगस्ट्रॉम गुणे एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पे सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान इतना होगा -19, और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 20, यानी ये ऊपर जाएगा तो एक पावर यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम को हम किस में बदल दिए? मीटर में। एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले, दूसरे एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी गुणा के लिए, तो वो वर्ग में हो गया। सही है। 20 हुआ, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 घट जाएगा, 10 बचेगा, गुणा करेंगे ये आएगा। तो हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो ई चाहिए। तो यहाँ पे हम इस सिग्मा की वैल्यू रखकर एप्सिलॉन की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चाहिए तो इसको अगर और सिंपल बनाना चाहें, यहाँ सिग्मा की वैल्यू 16 है और यहाँ 2 गुणे 8.85 गुणे 10 पर माइनस से भाग दे सकते हैं, तो आ जाएगा। या इसे ऐसे बना लीजिए, क्या करिए 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए,
तो हो जाएगा ये 4πε0। इसकी वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁹ और 2π×1.4 और सिग्मा की वैल्यू निकल के आई 16। बस ये सिंपल हो गया, सीधा सीधा हो गया, पूरा हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 दूनी 32 × 9 और ये 3.14 × 10⁹ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम करेंगे टाइम लगेगा। मैं आंसर लिखा हूँ, वो आंसर डायरेक्ट देख लेता हूँ कितना है। केवल आंसर ही है इसका। तो ई का जो आंसर है तो शायद आया है 904 × 10⁻11 न्यूटन। तो अब मिला लीजिएगा, देखिए यही है क्या है। ठीक है, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। फिर कह रहा है इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। अब उसी क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो अब वो पास रखा है, क्योंकि दूरी पे तो निर्भर करती नहीं, प्लेट के समीप रखा होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, वही पूछ रहा है। तो इस क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत क्या हो जाएगा, E × E। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 और इसकी जो है I, या तो इसे पूरा यही रहने दीजिए या जो आया है वो लिख दीजिए। आप करके चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही है गलत। इतना न्यूटन आएगा। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे त्वरण कितना होगा, तो फोर्स बराबर ये होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। तो फोर्स की वैल्यू आई 1.6 × 10⁻19 × 9.04 × 10⁻11 और उसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दे, या सुविधा के लिए से 9.0 रखिए या ये। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा, कितना आया है 1.59 × 10⁻23 मीटर/सेकंड²। आप इसे हल कर सकते हैं, तो इतना आना चाहिए। बहुत सिंपल था इसमें, या आप इसे इस तरह से भी हल करिए। हमने क्या किया कि 2π से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है, पाई का मान 3.14 होता है और इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमने 16 निकाली। फिर उस इलेक्ट्रॉन पे क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगता है, ये सूत्र जानते ही हैं। इसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम लगाएंगे कि फोर्स में उसके मास से इलेक्ट्रॉन के भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि उस पर कितना त्वरण। हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी है लंबी, तो हम करेंगे तो टाइम लगेगा, आप अपना स्थाई से करिएगा। हमें ये प्रोसेस बताना है कि किस तरह से हुआ। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ, 6वें सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी आप अपने किताब से, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि बोर्ड लेवल का जो सवाल हो फार्मूला बेस्ड ही होगा या थोड़ा बड़ा घुमा के देगा, और इस चैप्टर से ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही पूछा जाता है। तो सवालों की कमी तो है नहीं, आप लगाते रहिए। बहुत सारे एनसीईआरटी के उदाहरण, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सवाल दें, और सारी किताबें होंगी। बशर्ते है कि फार्मूला याद हो और फार्मूले में जो राशि है वो क्या प्रदर्शित करती है और उसका कॉन्सेप्ट याद है, तो सवाल लग जाएंगे। 6वां सवाल है कि एक अपरिमित चालक पट्टिका पर, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर
पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10 के घाते 6, 4 × 10 के घाते 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश, पट्टिका के निकट एक आवेश, पट्टिका के निकट एक आवेश 2 × 10 के घाते 6 कूलाम रखा गया। आवेश पे लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? आवेश पे लगने वाले, आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या, बल का मान क्या होगा ये बताना है कि पट्टिका पे लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, सिग्मा कितना दिया हुआ है? 4 × 10 के घाते 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। उसी के निकट एक आवेश रखा हुआ है, कितना? 2 × 10 के घाते 6 कूलाम लगने वाला बल। देखो यहाँ पर वो हमने जो निकाला था वो अपरिमित चालक पट्टिका, अचालक पट्टिका थी, तो चालक पे क्या होता है, तो अचालक पट्टिका होती है तो जिधर हम आवेश देते हैं आवेश एक ही परत की तरफ रहता है, वो दोनों परत की ओर नहीं फैलता। यहाँ पे अपरिमित पट्टिका है लेकिन चालक है, तो किसी चालक को जब, अब देखिए अपरिमित है तो उस पर आवेश की मात्रा बहुत सारी होगी, तो हमें पृष्ठ घनत्व से मतलब होता है। तो जब किसी पट्टिका अपरिमित पट्टिका है तो कुछ मोटाई होगी, यह अनंत टाइप की होगी, तो जब इस पे चार्ज बिखरा होगा तो दोनों परत पे समान रूप से बिखरा होगा, क्योंकि ये क्या है, चालक पट्टिका है और अंदर इसके कोई चार्ज नहीं रहता, सब क्या होता है, सतह पे होता है। तो अभी हम लोग पीछे निकाले थे कि जब दो अचालक परत हों, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे E, या बाहर यहाँ पे तो 0 होता है, अंदर, बाहर क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों के कारण, इसके कारण भी इधर ही होगा, इसके कारण भी दोनों जुड़ जाएंगे, अंदर क्या होगा, एक के कारण इधर, एक के कारण उधर, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, क्या है, 4 × 10 के घाते 6 और एप्सिलॉन इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12। अब इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा, ये 4 8 8 5, ये 12 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। अब 4 में इससे भाग देना है, तो इसका आंसर जो है आप कैलकुलेट करिएगा। टाइम या ई वैल्यू रखा है, तो चलिए अब हमें इस क्षेत्र में एक चार्ज रखा Q, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। इस क्षेत्र के कारण परत के निकट रखे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर QE। तो Q का मान कितना है, 2 × 10 के घाते 6 और E की वैल्यू कितना है, 4 × 10 के घाते 6 और नीचे का 8.85। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारा जो निकल के आया, हल करेंगे तो वो आएगा 0.903 न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि आंसर यही है, कुछ और।
तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जब अनंत विस्तार की चालक पट्टिका होगी तो दोनों ओर प्लस चार्ज समान रूप से होंगे, अचालक होगी तो एक ही तरफ होगा। तो इन दोनों के कारण नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अगर एक प्लेट होता सिंगल तब आता। हाँ, अगर एक चीज़ और इसमें कि अगर कोई चालक पट्टिका है लेकिन परिमित आकार की है, चालक पट्टिका और परिमित आकार की है, तो इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0। अगर इसको चार्ज क्यू हमें पता है, ये तो इनफाइनाइट लेंथ की थी तो अभी चार्ज नहीं पता था, सिग्मा पता था और दोनों ओर समान रूप से था, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की है। लेकिन अगर परिमित लेंथ की कोई चालक पट्टिका है और उसको हमने क्यू चार्ज दिया है तो क्यू चार्ज दोनों ओर बढ़ जाता है, आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर तो जाएगा ना, आधा इस सतह पे आ जाएगा, आधा इस सतह पे आ जाएगा। अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वो हो जाएगी ये 2ε0, क्योंकि जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो चूँकि अब दोनों पट्टिका पे चार्ज क्या हो गया है क्यू बाई 2, तो क्यू बाई 2 हो गया, तो हम सिग्मा की जगह जो है, इसमें सिग्मा की जगह अगर हम ये रखेंगे तो हमें यही मिलेगा ना। सॉरी, यहाँ पे सिग्मा क्यू बाई ये है ना, सिग्मा की जगह ये रखिए। तो चूँकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है तो हमारा चार्ज क्या है Q2A। तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी। हालांकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों प्लेट पे चार्ज है ना, तो यही आएगी। लेकिन जब हमने क्यू चार्ज दिया है तो आधा आधा बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू बाई 2 है, क्यू बाई 2 चार्ज हो गया ना। यहाँ पे क्या था, सिग्मा सेम दोनों था, इनफाइनाइट लेंथ की थी, और यहाँ पे परिमित लेंथ का क्यू चार्ज दिया गया तो बंटवारा हो गया, तो क्यू बाई 2 चार्ज हो जाएगा अब यहाँ पे। अब जानते हैं कि क्यू बाई ए को सिग्मा कहते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट, पर ये फार्मूला लगाएंगे। हालांकि ऊपर सवाल में दिया रहेगा। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। ये 6वां था, सब 10 सवाल हैं। चलिए ठीक है। सातवां सवाल है, एक 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले को 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम आवेशित करने पर पहला सवाल है कि गोले के केंद्र पर, दूसरा है गोले के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, गोले के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, तीसरा है गोले के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, गोले के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, और डी है 15 सेमी की दूरी पर, 15 सेमी की दूरी पर। वाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत सिंपल सवाल है, आपको कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा तो निकल जाएगा।
10 सेमी त्रिज्या का चालक गोला है, सेंटर और 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू मतलब है कि 0.1 मीटर 10 गुणे ये चाहे तो 10 गुणे 10 मीटर। इस पे चार्ज कितना है, Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम यानी -6 कूलाम। अब कह रहा है कि गोले के सेंटर से, एक तो सेंटर पे निकालिए, तो सेंटर पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है भाई, R 0 हो जाएगा ना। हमें तीव्रता क्या मालूम है, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। तो सेंटर पे क्या है, पहला केंद्र पर R 0 होगा तो E 0। ऑलरेडी गोले के अंदर चालक गोला है तो सारा आवेश क्या होगा, इसके बाहर होगा, बाहरी सतह पे होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होता। जब अंदर कोई आवेश नहीं होता तो गॉस के नियम से अंदर विद्युत क्षेत्र 0, तो ऑलरेडी इस तरह से भी 0 होगा। और दूसरी चीज़ कह रहा है गोले के केंद्र से 5 सेमी, तो चूंकि त्रिज्या तो 10 सेमी है तो 5 सेमी तो अंदर बचा है ना। तो अभी गोले के अंदर पूछ रहा है, तो क्या हुआ, गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है गोले के अंदर, 0। किसके, चालक गोला। चालक अगर गोला है तो सारा आवेश उसकी सतह पे होता, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। गॉस के नियम से प्रूव किया गया था कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होती है, अंदर कोई चार्ज। हाँ, अगर अचालक ठोस गोला होता तो 0 नहीं होती, तब सेंटर पे 0 होती। अब गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की तीसरा, अगर R बराबर 10 सेमी दिया है मतलब 10 टू पावर ये -2 मीटर। अब वो गोले की सतह की बात कर रहा है, ये 5 सेमी तक तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा सेंटर पे, यहाँ 0, लेकिन सतह, तो सतह के लिए क्या है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। इसका मान होता है 9 × 10 के घात 9। Q की वैल्यू होती है 10 टू पावर -6 और R की वैल्यू है 10 × 10 - 2 का होल स्क्वायर। तो 9 × 10 के घात 9 और ये 100 हो जाएगा नीचे, और ये पावर हो जाएगी 4 माइनस, तो 2 पावर तो कैंसिल हो गया इससे, तो 2 पावर माइनस बचा, तो वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 पावर हो जाएगी। 10 की 11 पावर में से 6 पावर घट जाएगी तो 5 पावर, इतना न्यूटन पर कूलम आएगा। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या था कि सेंटर पे 0, 5 सेमी मतलब गोले के अंदर पड़ेगा तो 0, 10 मतलब सतह पे पड़ेगा। अब एक आखिरी आप निकाल ही सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर मतलब है कि यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से 15 गोले के बाहर। और चौथा है कि R बराबर 15 सेमी का मतलब होता है 15 × 10⁻² मीटर, यानी कि गोले के बाहर हो रहा है, गोले के बाहर। तो तीव्रता क्या हो जाएगी गोले के बाहर, ये होती है, आप वैल्यू रखिए 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10⁻6 और ये हो गई 15 × 10⁻² का स्क्वायर। इसे आप हल करेंगे तो हल करके देख सकते हैं, आंसर जो इसका आएगा वो 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और सिंपल हल कर लीजिएगा। तो इसमें शुरू के 2 कॉन्सेप्ट थे, अगर आप थ्योरी में ये सब नहीं जानेंगे तो सवाल नहीं लगा पाए। तो आप थ्योरी पढ़े हैं, आपको पता है, आप देखते ही सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए, ये आसान टाइप का सवाल था। अब चलिए अपने अगले 8वें सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। आठवां सवाल हमारा है कि 10 सेमी व्यास के एक गोले को, 10 सेमी व्यास के एक गोले को
एक समान रूप से आवेशित किया गया, एक समान रूप से आवेशित किया गया ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5×10⁵5 5×10⁵5 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर स्थित, गोले के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर स्थित 5×10⁵2 माइक्रो कूलाम आवेश पर बल ज्ञात है। आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सवाल है। करें 10 सेमी व्यास के गोले को, तो अब पहली बात तो गोले की त्रिज्या निकाल लीजिए। गोले की त्रिज्या मान ली r है, तो 10/2 5 सेमी मतलब 5×10⁵2 मीटर। अब उसको एक समान रूप से आवेशित किया गया तो उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इतना आवेशित किया गया कि सतह की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सतह पर, उसकी सतह पर गोले की कितना है, सतह पे 5 वोल्ट पर मीटर सतह, यानी सतह देख लीजिए। गोले के केंद्र से 25 सेमी दूरी पर इतने माइक्रो कूलाम आवेश पे बल ज्ञात कीजिए। तो बल निकालने के लिए तो हमें फार्मूला पता है F/QE, लेकिन हमें सतह पे विद्युत क्षेत्र पता है। सतह से दूर जो 25 सेमी की दूरी पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो नहीं पता है। अब गोले पे चार्ज भी नहीं पता है, क्योंकि हम दूर पे निकालेंगे तो ये सवाल तो लगा ही सकते हैं, अरे क्यों फार्मूला भाई दूर के लिए, मान लीजिए वहाँ की दूरी r² है, तो एक समान रूप से आवेशित है, उस पर चार्ज भी नहीं पता है। हाँ, केंद्र से दूरी हमको पता है, ये नहीं पता है, तो ये कहाँ से आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से चार्ज पता कर लीजिए यहाँ निकालने के लिए। भाई यहाँ पे अब r की वैल्यू है और यहाँ से ये, लेकिन e की वैल्यू वहाँ की नहीं पता है, तो सतह की पता है। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सतह का हमको पता है Q/r², e की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो हमारा Q निकल जाएगा। जब Q निकल जाएगा तो r दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है। या आप ये कह लीजिए कि हमारा जो है E सतह पता है कितना है, 5×10⁵5, और ये होता है फार्मूला Q/R², और E बाहर क्या हो जाएगा हमें मालूम करना है। तो बाहर के लिए फार्मूला क्या होता है, ये Q स्मॉल ये। अब इसमें क्या करिए कि बाहर और सतह में भाग दे दीजिए, जैसे E बाहर और नीचे हो जाएगा E सतह। तो अब चूँकि ये हो जाएगा, बाहर के लिए होता है 1/4πε0 Q/r², और इसके लिए हो जाएगा 1πε0 Q/R²। ये तो ये कट जाएगा, Q कट जाएगा, हमें Q निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों तरीका है, आप इस फील्ड से चाहे तो Q निकाल लीजिए। जब Q निकल जाएगा तो आ रही दूरी पता है ना, कितनी दूरी पर, 25 सेमी, और आवेश की वैल्यू इतने माइक्रो कूलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए, ये गोले का चार्ज निकाल के फील्ड निकालेंगे, फिर
तो उस फील्ड के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे तो इससे इसमें गुणा कर देंगे। R 25 है तो ये 25×10⁻²2 मीटर हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। या आप सतह के फार्मूला लिख लीजिए, बाहर का दोनों में भाग दे दीजिए। देखिए कट पिट गया तो क्या आया, R कैपिटल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों हमको पता है तो E बाहर का हमें आराम से मिल जाएगा। तो E बाहर के लिए मतलब हो जाएगा E सतह और गुणे R²। तो सतह का हमारे पास क्या है 5×10⁵ और R क्या है, R हमारा है 5×10⁻²² का होल स्क्वायर और नीचे स्मॉल r क्या है 25 सेमी, तो इसको हम बना लीजिए मीटर में का होल स्क्वायर। इसलिए ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आउट आया है क्या, जो भी आएगा ये है, या बाहर के निकाल लीजिए। ठीक, अब देखिए उस पॉइंट पे बाहर 25 सेंटीमीटर दूरी के पॉइंट पे हमारा एक चार्ज रखा है 5×10⁻²2 माइक्रोकूलम। उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो QE, Q की वैल्यू कितना है 5×10⁻² माइक्रोकूलम है, तो 10⁻6 और आ जाएगा। और E की वैल्यू हमने वो निकाली है बाहर, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो हम फोर्स हमारा कितना आया है 10⁻³ न्यूटन। तो आप यहाँ पे E की वैल्यू रख देना और E की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना। ये E आउट है, E बाहर वाली, ये है सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं टाइम के हिसाब से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप खुद करिए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल है। फिर इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, अब चेक करिए, देखिए आंसर यही है क्या है, हमें लगता है यही होगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसमें क्या होता, इस फार्मूले से हम E की वैल्यू पता थी, R की Q निकालते सतह थे, फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम Q पता ये वाला, तो ये R रख के E निकालते, फिर 25 सेंटीमीटर इतना चार्ज है, इससे इसमें गुणा करते तो फोर्स आता। दूसरा है कि आप सतह वाला फार्मूला लिखिए और बाहर वाला फार्मूला दोनों से डिवाइड कर दीजिए तो एक रिलेशन मिल जाएगा। तो E बाहर E सतह गुणे ये हो जाएगा। तो सतह का हमें फील्ड पता है, R कैपिटल स्मॉल r भी हमको पता है, स्मॉल r 25, कैपिटल R जो हमारा 5 सेमी है, यहाँ रख देंगे, ये बाहर आ जाएगा। तो दोनों तरह से लगा सकते हैं, जैसे ही लगाइए भाई। इससे आप क्या करेंगे, Q पता करेंगे। तो Q जो है क्या है, सतह का चार्ज आएगा, क्योंकि ये सतह की फील्ड है, ये सतह की फील्ड है। फिर इसी Q को रख करके आप R 25 सेमी रखेंगे तो बाहर की फील्ड आ जाएगी, और बाहर फील्ड उस जहाँ उस फील्ड पर ये चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो QE। या आप इस तरह से करिए, दोनों तरीका है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते अपने 9वें सवाल की तरफ। 2 सवाल और बचे हैं इसके। फटाफट लगा देते हैं। नौवां सवाल है कि एक 10 सेमी त्रिज्या के, एक 10 सेमी त्रिज्या के, एक 10 सेमी क्या है त्रिज्या के एक चालक गोले को, एक चालक गोले को
3.14 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित करने पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, एक गोला है, चालक गोला है, जिसकी त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻2 मीटर। चार्ज कितना रखा है उस पर? 3.14 × 10⁻6 कूलाम। और घनत्व तो निकालना है, तो जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ गोला है, उसकी एरिया क्या हो जाएगी? 4πR²। तो Q की वैल्यू कितना है? 3.14 × 10⁻6। 4π4 × 3.14 और R की वैल्यू है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 3.4 से 3.4 कट गया, सिग्मा बराबर क्या आएगा? 10⁻6 ऊपर है, 4 गुणे ये हो जाएगा 100, 10⁻4, 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये -2 पावर जाएगा, तो ऊपर से 2 पावर कट जाएगा, तो 1/4 × 10⁻⁴। अब 1 में 4 से भाग देंगे तो सिग्मा की वैल्यू जो निकल के आई है, सही है ना? 3.14 से कट गया, ये 100, 4 पावर थी तो 2 पावर 2 कट गए, -2 बचा, ऊपर जाएगा +4 बचेगा। अब मान लीजिए इसको हम 100 लिखते हैं और 4 से भाग देते हैं तो है -6 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁶ या 2.5 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सही है? 1 मिनट, यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो या तो इसको 25 ये कह सकते हैं, 25 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेट करके देख लीजिए कहीं गलती नहीं। तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, इस तरह के सवाल छोटे पूछ सकते हैं। तो आप केवल कैलकुलेशन करना अच्छी तरह जानेंगे तो सवाल बता देंगे। चलिए आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि 10वां है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की कमी नहीं, आप लगाते रहिए। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का, किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पूछा है नंबर 1, क्या पूछा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। बी पूछा है गोले से निकट निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा।
कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स पूछा है, चार्ज पूछा है। तो व्यास के एक समान आवेशी चालक गोला है, तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या हो जाएगी इसकी बटे 2 मीटर। तो हमें लगता है इसकी आवश्यकता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो दिया हुआ है जो होता है Q/A, कितना है SC माइक्रो कूलाम है, तो -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। गोले पर आवेश, तो यहाँ पे हमें आवेश चाहिए तो Q बराबर सिग्मा गुणे A हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू ये है -6, और A एरिया, तो गोला है तो 4πr² हो जाएगा। तो ये 4 गुणे 3.14, R की वैल्यू कितना है 1.2 का स्क्वायर, कितना कूलाम आएगा Q। अब कैलकुलेट करिएगा जितना भी आंसर आए इसका। इसके बाद हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए, तब तो सिंपल हो गया, Q/ε0 होता है गॉस के नियम से। Q की वैल्यू ये है और ε0 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है। और 0.85 गुणे 10⁻12। तो ये जो इसका जो आंसर आया फाई का निकल के, वो आया है उत्तर 1.63 गुणे 10⁻8 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, या इसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, मतलब ज़्यादा ये फार्मूला ही बेस्ड था, कोई ज़्यादा घुमा कर नहीं दिया हुआ सवाल था। पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है तो गोला है, तो सिग्मा बराबर Q/4π² हो जाएगा। Q बराबर वही सिग्मा में एरिया से गुणा कर देंगे, फिर गॉस का नियम लगाएंगे। यहाँ पे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से या गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स ये होता है। तो ये थे कुछ गॉस के एप्लीकेशन पे आधारित न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल जिसको हमने आपको लगवाया। और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में बहुत से सारे सवाल दिए, आप उसको लगाइए। अन्य कोई किताब है तो उससे प्रैक्टिस करिए, आपसे कोई सवाल नहीं फंसेगा, बशर्ते आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है कि किसका क्या होता है, कहाँ पे कौन फार्मूला अप्लाई करना है, किस सूत्र में कौन सी क्वांटिटी क्या प्रदर्शित करती है, और जो ये कैलकुलेशन करना है, ये छोटी मोटी जो भाग गुणा है, इस पर ये अच्छे से आना चाहिए। पता चला आपने फार्मूला लगाया, मान भी रख लिया, सब कुछ कर लिया, आप काटना पीटना नहीं आ रहा है, तो ये तो बेसिक चीज़ें ये अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आप लोग जो है सवाल लगा सकते हैं, कहीं गलती नहीं होगी। आप सवाल परीक्षा में 100% लगा के आएंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो प्रयास किया आप लोगों को कुछ देने की कोशिश की, तो मुझे आशा है कि आपने उससे लाभ उठाया, कुछ सीखा, और उसका उपयोग आप सवाल लगाने में करेंगे, एक्सरसाइज को लगाने में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आगे के एक वीडियो लेक्चर में आप फिर मिलेंगे। आगे के वीडियो लेक्चर का आज का ये चैप्टर जो पहला था यहीं समाप्त हो गया। अब हम लोग एक दूसरा चैप्टर है जो विद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर है, उसको शुरुआत करेंगे। और ये हमारा 27वां वीडियो लेक्चर में जाके ख़त्म हुआ है। अब अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।